नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम वेव में। दोस्तों, जो कल की क्लास थी अपनी, उस क्लास में अपन ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में तथा यांत्रिक तरंगों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, आज अपन जो पढ़ रहे हैं एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं इनका कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती है तथा यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं। देखो, विद्युत और चुंबक के क्षेत्र के दोलन के रूप में प्रसारित होने वाली तरंगें, इन्हें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये सभी तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। मैंने आपको बताया था कि अनुप्रस्थ तरंगें भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बात आती है यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें क्या होती है? एक यांत्रिक तरंग एक तरंग है जो पदार्थ का एक दोलन है और एक माध्यम से ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब मैं आपको बताऊं आगे कि हमने जो यहाँ तक पढ़ा था उसके बाद अपन को पढ़ना था कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में अपन डीप में यानी गहराई से जानेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। देखो, मैंने आपको कहा था कि जो अपनी क्या नाम से जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे थी वो क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुम्बकीय जो तरंग थी वो क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग। कौन सी? विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या थी? अनुप्रस्थ तरंगे थी। अब देखो, मैंने आपको कल बताया था कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है और अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है। इन दोनों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो, अनुप्रस्थ तरंग ये दे रखा है। अनुप्रस्थ तरंग जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्से वेव। ठीक है, इसका हिंदी में क्या है कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं। यानी लंबवत का मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री। किस पे? 90 डिग्री पे। यानी ये कहना चाहता है कि माध्यम के जो कण होते हैं तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि हमें वो पूछेगा कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, तो हम बताएंगे कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। फिर बात आती है कि अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं? अनुदैर्घ्य, ठीक है, तो माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में अनुदिश दोलन करते हैं। यानी ये लंबवत दोलन करते हैं, जबकि ये अनुदिश यानी उसी दिशा में। अनुदिश का मतलब क्या होता है कि उसी दिशा में संचरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो, आगे हमें दे रखा है अनुप्रस्थ तरंग। यानी अनुप्रस्थ तरंग के अंदर ये दे रखा है, देखो, ये यहाँ से कोई कण था। ठीक है, यहाँ से कोई कण था, ये यहाँ से कण यहाँ गया, यहाँ से जाने के बाद यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गई? एक अनुप्रस्थ तरंग हो गई। क्या हो गई? अनुप्रस्थ तरंग। यानी लंबवत बताया गया था, तो लंबवत का मतलब क्या हो गया? थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री की बात कर रहा था ये यहाँ पे। अब देखो, मैं बताऊं क्या होता है। अब ये क्या होता है, यहां से जब ये यहां गया, एक सुरंग और एक होता है गर्त। दो दो चीजें होती है। देखो, गर्त का मतलब जब अपन कभी भी देसी भाषा में कह देते हैं कि तू तो गर्त में गयो, तो यानी इसका मतलब होता है, गर्त का मतलब नीचे जाना। ठीक है, नीचे जो जाएगी उसको गर्त कहेंगे और ऊपर जो आएगी उसको क्या कहेंगे? सुरंग कहेंगे। यानी थ्रोग और क्रस्ट। थ्रोग और क्रस्ट। फिर क्या होता है दोस्तों कि इसके यहाँ से जो ये बता रखा है इसने, ये क्या है? आयाम है, आयाम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो, ये तो आ गया एक सुरंग और एक ये आ गया गर्त। यानी अगर अपन बात करें कि सुरंग और गर्त के बारे में अगर अपन बात करें, तो देखो, मैं आपको वापस से एक बार समझाता हूँ कि जो सुरंग और गर्त होती है ना, एक सुरंग और एक गर्त को मिलाए, एक सुरंग और एक गर्त को मिलाते हैं तो एक अलग ही चीज बनकर अपने सामने आती है। अब देखो, यहाँ जो सबसे टॉप वाली जो बॉटम टॉप वाली चीज है उसको अपन क्या कह रहे हैं? अपन उसको कह रहे हैं आयाम। क्या कह रहे हैं? आयाम। तो यहाँ देखो, ये एक गर्त हो गया और एक ये सुरंग हो गया। यानी यहाँ से कि कहाँ से? देखो, यहाँ से और यहाँ तक
एक सुरंग और एक गर्त बन गया, यानी दोनों को मिला दिया। तो ये क्या हो गई, एक अनु अनु अनुप्रस्थ तरंग हो गई। ये क्या कौन सी है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या होती है कि वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, हम तरंग दैर्घ्य किसे कहेंगे, यानी दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किस रंग की सबसे अधिक होती है, जिस पेन को अपने यहाँ यूज ले रहे हैं, यानी रेड कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यानी दो गर्तों के बीच की जो दूरी होगी या दो सुरंगों के बीच की दूरी होगी, उसको अपन क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, तरंग दैर्घ्य। इस चीज़ को आप अपन ध्यान रखना। देखो यहाँ ये समझाया गया कि ये कण की दिशा है, ठीक है, और ये तरंग की दिशा है। यानी ये ऊपर से तो कण की दिशा है और ये तरंग की दिशा है। तो कण की दिशा और तरंग की दिशा में अगर कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन, देखो आगे देखते हैं। अब आती है अपनी कौन सी, अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है दोस्तों, कि जो कण की दिशा होती है वही किसकी दिशा होती है, जो कण की दिशा होगी वही तरंग की दिशा होगी, जो तरंग की दिशा होगी वही कण की दिशा होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं कि अपनी जो एसी होती है, यानी एसी अल्टरनेटिव करंट, और एक होती है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है, ये तो क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंग होती है इसमें। और ये जो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट, ये अनुप्रस्थ तरंग का होता है। ना ये प्रस्थ का एग्जाम्पल है, जबकि डायरेक्ट करंट क्या होता है, अनुदैर्घ्य का है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो लगातार करंट बहती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को अपन आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा में समझेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ अपन देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ बताया गया है कि जो कण की दिशा है, जो कण की दिशा है वही क्या है, जो कण की दिशा है, देखो ये जो कण की दिशा है वही अपनी तरंग की दिशा है। यानी इनके मध्य कोण क्या रहता है, 0 डिग्री। अब आप पूछोगे कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो कैस क्वेश्चन आपसे यही दो दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि एक तो देखो तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, तो एक तो ये हो गया कि दो गर्तों या दो सुरंगों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर दूसरी बात कहता है कि अनुप्रस्थ तरंग में जो कण की दिशा होगी और तरंग की दिशा होगी, उसमें कोण कितने डिग्री का होता है, ये पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये आएगा कि अनुदैर्घ्य तरंग में कण की दिशा व तरंग की दिशा क्या होगी, तो वहां पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा, जो आपको यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे शो कर रखा है, हमने बता दिया है कि जो कण की दिशा होती है वही तरंग की दिशा होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है कि यहाँ से देखो देखो अब मैं आपको यहाँ से ही समझाऊं। अब वहाँ तो अपन ने देखा था किसमें, अपन ने जो अनुप्रस्थ तरंग में तो देखा था कि एक सुरंग या एक गर्त के मध्य की जो दूरी होती है वही क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ देखेंगे कि यहाँ कैसे अपन नापेंगे, तो देखो यहाँ ऐसे नापते हैं, यहाँ साउंड प्रोसीजर हो रहा है और यहाँ क्या है, मिनिमम साउंड है, यहाँ मैक्सिमम साउंड है। तो यानी ये यहाँ से बताया जाता है। ठीक है, ये यहाँ अपन देख लेंगे कि ये यहाँ से इसमें अनुदैर्घ्य तरंग में ऐसे वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य का पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन चलते हैं। अब आती है कि ध्वनि तरंगों का संचरण कैसे होता है, ये चीज़ अपन समझेंगे कि ध्वनि तरंगों का संचरण क्या होता है, ध्वनि तरंगों का संचरण। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ अपन प्रॉपर तरीके से सीखते चलेंगे कि ध्वनि तरंगों का संचरण ये यहाँ बताया गया है। अब देखो, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के बीच दो क्षेत्र बनते हैं। कितने क्षेत्र बनते हैं, दो क्षेत्र। जब मान लो ध्वनि कभी यहाँ से
अगर मान लो यहाँ से कोई आदमी बोल रहा है और वो इस आदमी तक पहुँचा रहा है, यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे क्या कहते हैं, दो क्षेत्र होते हैं, दो बीच में क्या होते हैं, दो क्षेत्र होते हैं। यानी कहा गया है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के बीच दो क्षेत्र बनते हैं। अब वो दो क्षेत्र कौन कौन से बनते हैं, ये चीज़ अपन आराम से आगे देखते हैं। देखो, एक होता है संपीड़न और एक होता है विरलन। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, संपीड़न और विरलन क्या होता है, ये चीज़ अपन देखते हैं एक बार। देखो, संपीड़न और विरलन क्या होता है, मैं आपको बता दूं एक बार। देखो, यहाँ अपन देखेंगे कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के बीच दो क्षेत्र बने। कितने क्षेत्र बने दोस्तों, दो क्षेत्र बने। अब उन दो क्षेत्रों में देखो, एक क्षेत्र फर्स्ट वाला तो ये था संपीड़न, ठीक है, फर्स्ट वाला तो संपीड़न था, और सेकंड वाला क्या था, विरलन। अब संपीड़न में क्या होता है, संपीड़न संपीड़न का मतलब क्या होता है दोस्तों, संपीड़न का मतलब होता है कि उच्च दाब, उच्च घनत्व, उच्च दाब। यानी मेन बात क्या होता है कि कोई चीज आपस में बिल्कुल पास पास हो। अगर मान लो अपने पास कोई चीज है, जैसे फोम आता है, ठीक है, या फिर गैस आती है। गैस क्या होती है, उच्च दाब पे भरी हुई होती है, तो उच्च दाब के कारण क्या होती है, वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। उसे संपीड़न का एग्जाम्पल कह सकते हैं अपन। तो संपीड़न में क्या होता है, उच्च दाब होता है, एक तो उच्च दाब हो गया, और एक तो उच्च घनत्व और एक उच्च दाब, ये संपीड़न के उदाहरण है। विरलन का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कम घनत्व और कम दाब, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कहना चाह रहा है, हमसे ये कहना चाह रहा है कि जब भी ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कण के बीच दो क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं, दो क्षेत्र बनते हैं, ठीक है दोस्तों, दो क्षेत्र बनते हैं। एक तो संपीड़न का क्षेत्र और एक विरलन का क्षेत्र, ठीक है। जिसमें संपीड़न में तो क्या होता है कि उच्च घनत्व बनता है और उच्च दाब होता है, ठीक है। विरलन में क्या होता है कि कम घनत्व होता है और कम दाब बनता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास क्या था कि नेक्स्ट स्लाइड में देखो, मैं आपको बता दूं कि देखो, जब देखो साउंड जब भी ट्रैवल करता है, मान लो एक मिनट के लिए अपन देखते हैं कि साउंड साउंड कभी भी ट्रैवल करेगा, किस में ट्रैवल करता है, एक मिनट के लिए देखते हैं अपन कि देखो, देखो यहाँ बता रखा है साउंड ट्रेवल्स थ्रू गैस में। जब साउंड गैस में, यानी जो ध्वनि होती है वो गैस में, फिर साउंड ट्रेवल करेगा लिक्विड में, और साउंड ट्रेवल करेगा ठोस में। यानी गैस, द्रव और ठोस, ये चीजें अपन को बता रखा है। किस माध्यम में ध्वनि का प्रसार तेज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ मार्क लगाओ, यहाँ मार्क लगाओ कि किस माध्यम में ध्वनि का प्रसार सबसे अधिक होगा। तीनों में समझाया गया है, देखो तीनों में अपन को समझा रखा है इसने कि एक तो गैस में, एक लिक्विड में और एक सॉलिड में, तीनों में बता रखा है कि किस में ध्वनि का प्रसार तेज होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो, देखो दोस्त, जो ध्वनि होती है ना वो ठोस में सबसे अधिक क्या करती है, प्रसार होता है। यानी ठोस में ध्वनि का प्रसार सबसे अधिक होता है, फिर उससे कम होता है तरल में, और सबसे कम होता है गैस में। यानी माध्यम के कण जितने सघन होंगे उतनी ही तेजी से ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। यानी शुरू शुरू में जब अपन ने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि माध्यम के मतलब ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम में कणों की आवश्यकता होती है। अब देखो, जब यहाँ पे ये कण बना हुआ है, ये कण पास पास है, पास पास है, पास पास है, पास पास है। अब देखो यहाँ अगर इसी ये कण कंपन कर रहा है तो ये तुरंत इसको ट्रांसफर कर देगा। ये कण तुरंत, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखो ये कोई कण है, ठीक है, ये कण है, फिर ये कण अगर दूर है तो ये ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, दूर है तो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों, ये दूर है तो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ये पास पास है, ये देखो सारे कण आस पास हैं, तो ये तुरंत ध्वनि यानी ऊर्जा का स्थानांतरण कर देंगे। अब देखो लिक्विड में क्या होता है कि कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इसमें संचरण कम होगा। लेकिन जब गैस में कण क्या है, आपस में बहुत दूर है, तो ध्वनि का प्रसारण जो गैस में सबसे कम होता है,
ठीक है दोस्तों। अब आप कहते हो कि मतलब जब अपन किसी के सामने बोलते हैं तो अपन हवा में ही तो बोलते हैं, लेकिन हवा में भी दोस्तों जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल के यानी मृदा के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में बहुत ही पास पास होते हैं। इस वजह से अपने पास वाला इंसान तुरंत उन चीज़ों को जो भी अपन बोल रहे हैं वो तुरंत सुन लेता है। उसी प्रकार मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कण यानी कण जितने पास होंगे ध्वनि का संचरण उसी उतना ही तेज होगा, और कण जितने दूर होंगे ध्वनि का संचरण उतना ही कम होगा या धीरे होगा। तो अपन को यहाँ से सब मिल जाता है रिजल्ट कि ठोस में ध्वनि का प्रसार सबसे अधिक होता है, उसके बाद तरल में होता है, उसके बाद गैस में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ अपन यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पे मार्क लगाया है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ध्वनि का प्रसार किस में होता है? ठोस में होता है, फिर उसके बाद तरल में होता है, उसके बाद गैस में होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अच्छी लग रही हो क्लास तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो ध्वनि की विशेषताएं, अब ये बता रहा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये कहना चाह रहा है कि ध्वनि की विशेषताएं क्या है, क्या क्या ध्वनि से अपन कर सकते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। देखो, ध्वनि की सभी तरंगों की तरह एक निश्चित गति से यात्रा करती है और इसमें आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुण होते हैं। अब देखो ध्वनि में पूछ ले हमसे, ध्वनि में अगर हमसे पूछ ले कि ध्वनि में किस किस चीज़ के गुण होते हैं, तो देखो एक तो आवृत्ति होती है, ठीक है, और एक होती है तरंग दैर्ध्य। मैंने आपको तरंग दैर्ध्य बताई थी कि दो सुरंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसने कहा कि ध्वनि के सभी तरंगों की तरह एक निश्चित गति से यात्रा करती है, ठीक है, और इससे आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुण होते हैं। इस प्रकार ध्वनि तरंगे आयाम या प्रबलता और तरंग दैर्ध्य को दिखाती है। देखो आयाम क्या था, आयाम क्या था, एक सुरंग का टॉप या एक गर्त का टॉप, उसे अपन आयाम बोल रहे थे। ठीक है दोस्तों, और या उसी को क्या बोलते हैं? प्रबलता बोलते हैं। ठीक है, प्रबलता का मतलब टॉप, जो चीजें टॉप पे हैं वही क्या होगी। इस प्रकार ध्वनि तरंगे आयाम और प्रबलता और तरंग दैर्ध्य को दिखाती है। ठीक है, ठीक है। फिर यहां से देखो, अब यहां से इसने बताया कि ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यहां से अपन इसको मार्क कर लेते हैं कि ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि ध्वनि को किस में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। डेसी का अर्थ होता है 10। डेसी का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? 10। डेसी का अर्थ हो गया 10। ठीक है, देशी का अर्थ है 10, डेसी का अर्थ है 10। और वैज्ञानिक ग्राहम बेल ने इसे नाम दिया, तो बेल शब्द लिया गया है, तो इसे कहते हैं डेसिबल। डेसी का मतलब 10, और बेल किस लिए लिया गया है? क्योंकि ग्राहम बेल, वैज्ञानिक ग्राहम बेल ने इसकी खोज की थी, तो इसलिए उसके बेल शब्द के नाम पे इसको डेसिबल कहा दिया गया है। मानव शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान में ध्वनि से हास्य है, मस्तिष्क द्वारा तरंगों और उनकी अनुभूति का प्रतिग्रह है। मतलब अपना मस्तिष्क उन ध्वनि तरंगों को तुरंत एब्जॉर्व करता है, हमारे मस्तिष्क में तुरंत वो पहुंच जाती है। तो वो पहुंचने के कारण ही अपन किसी चीज़ को सुन सकते हैं, और सुनने के बाद हमें अपने मस्तिष्क से एहसास होता है कि हमें क्या सुनाई दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मानव शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान में ध्वनि से हास्य है कि मस्तिष्क द्वारा तरंगों और उनकी अनुभूति का प्रतिग्रह करना या प्रतिग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आए अपन। नेक्स्ट अपन देखो, नेक्स्ट क्या है कि वेव और तरंग दैर्ध्य क्या है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो तरंग दैर्ध्य होती है वो दो सुरंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। वेव यानी वेलोसिटी, वेग, क्या है? वेग, यानी किसी चीज को अपन, जैसे मान लो वेग, कोई गाड़ी चल रही है तो वो उसका क्या है? वेग। ठीक है दोस्तों, तो वेग और तरंग दैर्ध्य के बीच में अपन ये रिलेशनशिप देखेंगे। ये देखो, देखो वेग और तरंग दैर्ध्य क्या है? वेग और तरंग दैर्ध्य यानी वेलोसिटी और वेवलेंथ, दो क्रमागत सुरंगों, मैंने बताया था आपको, या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है।
ठीक है। तो यहाँ तरंग वेव, तरंग वेग का मतलब ही क्या है, तरंग दैर्घ्य। प्रति इकाई समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो, इकाई समय में, एक यूनिट यानी इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो, प्रति इकाई समय में तरंग, किसी भी तरंग द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही यही वेग होता है। यानी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। अर्थात विस्थापन, जो चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यानी वी डब्ल्यू, यानी वी डब्ल्यू का मतलब होता है वेवलेंथ, वेग, वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ। एफ लैम्बडा, एफ का मतलब क्या हो गया, एफ लैम्बडा, लैम्बडा का मतलब तरंग दैर्घ्य। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो, वी वी डब्ल्यू यानी स्पीड ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की चाल। अगर अपन ध्वनि की चाल निकाल रहे हैं तो एफ तो क्या हो गया है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, आवृत्ति। क्या हो गया, आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है। एफ का मतलब क्या हो गया, उसकी आवर्ती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एफ बराबर उसकी आवर्ती हो गई। और लैम्बडा बराबर क्या हो गई, वेवलेंथ। लैम्बडा बराबर क्या हो गया, लैम्बडा बराबर तरंग दैर्घ्य। क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लिया अपन ने तरंग दैर्घ्य। तो ये अपन को बता दिया गया है यहाँ कि, यहाँ बता दिया गया हमें कि वी डब्ल्यू बराबर, यानी वी डब्ल्यू का मान क्या हो गया, वी डब्ल्यू का स्पीड ऑफ साउंड बराबर क्या हो गया था, एफ लैम्बडा। क्या हो गया, एफ लैम्बडा। अब आते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होती है दोस्तों, वी अपन ने निकाल ही लिया, वी में एफ लैम्बडा फ्रीक्वेंसी हो गई। अब तरंग दैर्घ्य क्या, दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी, दो क्रमागत जो शिखर होते हैं ना, सुरंग या गर्त, या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग की तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। यानी क्या कहना चाह रहा है कि दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। अर्थात तरंग दैर्घ्य लैम्बडा बराबर क्या हो गया, 1/f। क्या हो गया, 1/f। एफ का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। अर्थात अब देखो, यहां से इंपॉर्टेंट बात निकलती है, एफ और लैम्बडा के बीच में संबंध व्युत्क्रमानुपाती है। एफ का मतलब तो क्या था, एफ का मतलब क्या था, एफ का मतलब था फ्रीक्वेंसी, यानी आवर्ती और तरंग दैर्घ्य के मध्य, यानी आवर्ती और तरंग दैर्घ्य के बीच क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी तरंग की अगर आवर्ती ज्यादा है तो उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, और किसी का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो उसकी आवर्ती कम होगी। ठीक है। तो यही हमें बताया गया है कि आवर्ती जितनी अधिक होगी, ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य उतना ही कम होगा। अर्थात ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बताया है कि यदि किसी कण की या किसी तरंग की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, उसका तरंग का तरंग दैर्घ्य उतना ही कम होगा। अर्थात अपन यहाँ देख सकते हैं कि जो रेड कलर होता है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है। तभी जैसे भी जहाँ भी अपन खतरे का निशान लगाते हैं तो वो किस रंग में लगाते हैं, रेड कलर में, ताकि उसकी आवृत्ति बहुत कम है। तो आवृत्ति बहुत कम होने के कारण हमें वो तुरंत दिख जाता है। तो जिसकी आवृत्ति कम होगी उसका तरंग दैर्घ्य उतना ही अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये अपन को दे दिया। अब आती है आवर्ती। आवर्ती क्या होती है, देखो, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। क्या कहना चाह रहा है कि प्रति सेकंड चक्रों की संख्या आवर्ती कहलाती है। चक्कर, चक्कर का मतलब क्या हो गया कि मतलब अपना क्या होता है, जब भी अपन किसी चीज की तरफ देखते हैं, अगर रेड कलर की तरफ देखते हैं तो वो देखने की क्षमता में जो चक्रों की संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है। अर्थात चक्रों की संख्या आवर्ती कहलाती है, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, ठीक है, आवर्ती कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अपन ने ये चीज देखी है। नेक्स्ट अपना है कि नेक्स्ट क्या है, देखो,
देखो यहाँ देखो, अब अब देखो ये कहा गया है कि आवर्ती इकाइयों को हर्ट्ज में कहा जाता है, यानी आवर्ती का मात्रक भी क्या है, हर्ट्ज है। क्या है, हर्ट्ज। जो यहाँ दे रखा है आपको कि आवर्ती का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। लो फ्रीक्वेंसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये अगर इसकी लो फ्रीक्वेंसी है यानी आवर्ती कम है तो इसका तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक है, इसका वेवलेंथ बहुत अधिक है। लेकिन जब ये हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है तो इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत कम है। तो अपन ने वहाँ देखा था कि आवर्ती और जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। अर्थात हम यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य सुनने वाले मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ध्वनियों को सुन सकता है। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको यहाँ मार्क कर लो कि मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक होती है। तो यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच का ध्वनि सुन सकता है, के बीच की ध्वनियाँ सुन सकता है। तो देखो यहाँ देख ये बताया गया है इसको वेवलेंथ के, देखो वेवलेंथ ये देखो, ये यहाँ से बता रखा है इसने, ये यहाँ से, ये देखो। अब देखो ये यही तो है, ये यहाँ से ये यही तो है, ये दूरी तो है क्या, वेवलेंथ। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या है, ये दूरी तो है। ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया पावर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नंबर को विश्लेषण इसका यानी आवर्ती बराबर 1 समयावधि। यानी ये क्या कहना चाहता है कि आवर्ती, आवर्ती एफ बराबर, देखो एक तो क्या था, एफ बराबर 1/λ, क्या था, एफ बराबर 1/λ था। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, एफ बराबर 1/t हो गया, क्या हो गया, 1/t। ठीक है, यहाँ 1/, यदि एक कण 20 सेकंड के लिए दोलन कर रहा है तो आवर्ती क्या होगी, 1/20, यानी आवर्ती क्या होगी, 1/20। यानी यहाँ ये क्वेश्चन देके भी हमें समझा दिया गया है कि यदि एक कण 20 सेकंड के लिए दोलन कर रहा है, यानी एक कण क्या कर रहा है, 20 सेकंड के लिए यदि दोलन कर रहा है तो उसकी आवर्ती क्या होगी, 1/f। यानी फ्रीक्वेंसी आवर्ती बराबर क्या होता है, 1/समय होता है। क्या होता है, 1/समय, समयावधि ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपन को प्रॉपर तरीके से जो रिलेशन मालूम हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो अब अपन यहाँ देखेंगे विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल कैसे होती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, देखो यहाँ देखो, अब अपन यहाँ देखेंगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या है। देखो अब यहाँ देखो, अगर ध्वनि की चाल, लेकिन बात क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, ये किसकी कर रहा है, यहाँ दे रखा है मीडियम और यहाँ दे रखा है मीटर पर सेकंड में उसकी चाल। देखो ध्वनि की चाल पहले अपन ने किस में देखी थी, एक तो देखी थी ठोस में, ठोस में, तथा एक गैस में देखी थी और एक देखी थी द्रव में। ठीक है, तो देखो सबसे अधिक किस में थी, ठोस में थी, फिर किस में थी, द्रव में थी, फिर किस में थी, गैस में थी। अब यहाँ देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस की बात करता है तो हवा में ध्वनि की चाल 331 होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो एयर में कितनी है, 331 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ होना जरूरी है। देखो यहाँ अपने मीटर पर सेकंड लिख दिया, अगर मान लो आपको यहाँ किलोमीटर पर सेकंड दे देता है तो ये आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जो ध्वनि की गति होगी वो कितनी होगी, 259 होगी। क्यों कम होगी, इसका मतलब क्या है कि जो एयर है वो ज़्यादा ठोस है, यानी एयर में कण पास पास हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कण दूर दूर हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में 316 है यानी एयर से कम है, यानी ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड है। क्या है, मीटर पर सेकंड है। फिर बात आती है हीलियम की, हीलियम में 965 है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन की है, फिर हाइड्रोजन में 1290 मीटर पर सेकंड है, यानी अधिक है। अधिक का मतलब ये बता रहा है कि जो एयर के कण हैं जो दूर दूर हैं और हाइड्रोजन के जो कण हैं वो पास पास हैं। तो हमें ये बता रहा है कि
एयर के जो में चाल है 331 है, कार्बन डाइऑक्साइड में 259 है, ऑक्सीजन में क्या होता है 316 है। अब यहाँ 259 की जगह 60 भी मिल सकता है। ऑक्सीजन में 316 है, हीलियम में 965 है और हाइड्रोजन में 1290। आपको ये तो कन्फर्म याद रखना ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमें बताया गया था 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब देखो यहाँ आगे बता रखा है हमें लिक्विड। ठीक है, ये तो क्या थी, गैस थी। अब यहाँ लिक्विड में देखो, जब एथेनॉल है, अब लिक्विड तो क्या होगा, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर लिक्विड को क्या करेंगे अपन 0 डिग्री पे रख देंगे तो वो जम जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो लगभग लिक्विड तो कितना रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो एथेनॉल में है, जो ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1160 होती है। उसी प्रकार मरकरी है, मरकरी लिक्विड ही रहता है तो ये 1450 है। पर मरकरी में जो उसके कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मरकरी में कितने हैं, 1450। वाटर प्रेस में 1480। यानी वाटर प्रेस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया जो अशुद्ध जल होता है ना उसकी बात कर रहा है। यानी अशुद्ध जल, प्योर वाटर की बात कर रहा है ये। फिर यहाँ समुद्री वाटर की बात कर रहा है, 1540 है। ह्यूमन टिश्यू में यानी मनुष्य के जो तत्व हैं उनमें कितना होता है, तो ये 1540 होता है, सेम टू सेम। ठीक है, फिर बात आती है सॉलिड की, यानी ठोस की बात आती है। तो ठोस में सॉलिड में क्या होता है, वल्कनाइज्ड रबर। जो वल्कनाइज्ड रबर होगा उसमें 54 होगा। ठीक है दोस्तों, फिर यह पॉलीएथिलीन में 920 होगा। मार्बल्स में क्या होगा, 3810 होगा। ग्लास और प्रे ग्लास इसमें 5640 होगा। लेड में कितना होगा, 1960 होगा। ठीक है, एल्युमिनियम में कितना होगा, 5120 होगा। और स्टील में कितना होगा, 5960 होगा। यानी आपको लगभग लगभग ये ऑप्शन देखने को मिलेगा ही कि सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो 5960 स्टील में होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी क्लास रही। इसमें अपन ने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें देखी और उसके बाद अपन ने क्वेश्चन भी देखे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे विनती है दोस्तों कि क्लास को प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर वे में पढ़ के जाओ, और इस क्लास से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा या आपके एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो अपनी इस क्लास से नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको प्रॉपर वे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।